हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीआरएस एजुकेशनल ट्रस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 2 के बारे में, जो कि है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने जाना था चैप्टर 1 के बारे में, यानी कि फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन, उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके स्कोप के बारे में। वैसे ही आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और चैप्टर 2 पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो हमने डिस्कस किया था क्रूड ड्रग्स के बारे में, तो क्रूड ड्रग्स क्या होता है हमने ये जाना था, और उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ड्रग्स हमें नेचर से मिल रहा है, यानी नेचुरल सोर्स से हमें मिल रहा है, उसको हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन करने की हमें नीड क्या है, या क्लासिफिकेशन पढ़ना हमें ज़रूरी क्यों है। तो उसका यही है कि जब हम सिस्टमिक स्टडी करते हैं ड्रग्स की, तो हमें यही क्लासिफिकेशन वहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा क्रूड ड्रग के बारे में एक बार और आपको डिस्कस कर लेना चाहता हूं। तो पहला हमारा जो है क्रूड ड्रग्स है। तो क्रूड ड्रग क्या होता है? अ क्रूड ड्रग इज अ नेचुरल सब्सटेंस दैट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड इज यूज्ड इन इट्स रॉ और अनप्रोसेस्ड फॉर्म फॉर मेडिसिनल पर्पस। क्या कह रहा है ये कि क्रूड ड्रग जो होता है नेचुरल सब्सटेंस होता है, और वो क्या होता है? एक्सट्रैक्ट होता है कहां से? नेचुरल सोर्स से। यानी कि क्रूड ड्रग्स जो हमारा जो होता है वो नेचुरल सब्सटेंस होता है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यानी एक्सट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी प्लांट के पार्ट से या जिस सोर्स से वो ड्रग मिल रहा है उसको बाहर निकालना, उसको यूज करने के लिए। और नेचुरल सोर्सेस क्या क्या होते हैं? प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब इन नेचुरल सोर्स से जो ड्रग हमें मिल रहा है हम उसे क्रूड ड्रग बोलते हैं। और उसको किस फॉर्म में यूज करते हैं? एज इट इज रॉ फॉर्म में यूज करते हैं, या फिर अनप्रोसेस्ड फॉर्म में यूज करते हैं फॉर मेडिसिनल पर्पज। मेडिसिनल पर्पज कहने का मतलब यह है कि जो हमारे बॉडी के लिए या डिजीज के लिए यूजफुल होता है, या फिर उसको ट्रीट कर सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दिस सब्सटेंस हैव नॉट अंडरगोन सिग्निफिकेंट केमिकल प्रोसेसिंग दो दे मे हैव बीन क्लीन्ड, ड्राइड और ग्राउंड इनटू पाउडर फॉर्म। सिंपल लैंग्वेज में ये कहना चाह रहा है कि जो क्रूड ड्रग्स जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है उसको यूज करने के लिए किसी भी केमिकल प्रोसेस से उसको गुजारना नहीं पड़ता है, यानी किसी भी केमिकल प्रोसेस का या किसी भी केमिकल का उसमें इस्तेमाल नहीं की जाती है। उसको हम यूज करने के लिए या तो उसे हम क्लीन कर सकते हैं, उसे ड्राई कर सकते हैं, या ग्राउंड इनटू पाउडर फॉर्म, या उसको पीस करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं होगा, उसको एज इट इज रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे इन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में अगर हम प्लांट सोर्स लें तो इसमें हम क्लोव का एग्जाम्पल ले सकते हैं, फेनल है, कोरिएंडर है। ठीक है, क्लोव मतलब क्लोव हो गया हमारा, फेनल हो गया, कोरिएंडर हो गया। ठीक है, एनिमल सोर्सेज की अगर हम बात करें, हनी हो गया, बीज वैक्स हो गया, शार्क लिवर ऑयल हो गया। मिनरल सोर्स की अगर हम बात करें तो टैल्क हो गया और बेंटोनाइट हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो ड्रग्स है हमारे, ये सारी जो सोर्सेज है हमारे नेचुरल सोर्स हैं, और उनसे मिले हुए जो ड्रग्स कुछ एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया है। तो आगे हम देखेंगे कि ड्रग्स को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, किन किन तरीकों से कर सकते हैं, उनके एडवांटेज क्या है, उनके डिसएडवांटेज क्या है। तो पढ़ते हैं आगे। यहां पे हम देखते हैं एक चार्ट हमें दिख रहा है जिसमें क्रूड ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया गया है। तो हम अगर इसमें काउंटिंग करें तो क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन हम 6 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 अल्फाबेटिकल, नंबर 2 टेक्सोनॉमिकल, नंबर 3 हमारा है मॉर्फोलॉजिकल, नंबर 4 हमारा है फार्माकोलॉजिकल, नंबर 5 है केमिकल, एंड लास्ट वन इज द कीमो टेक्सोनॉमिकल। तो इसके बारे में हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके अल्फ़ाबेटिकल, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेटिकल लेते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो किस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसके क्या एडवांटेज है, उसके क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज डिसएडवांटेज मतलब क्या उसके मेरिट्स है, क्या उसके डिमेरिट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन की। अल्फ़ाबेटिकल कहने का मतलब ये होता है कि
ड्रग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लासिफाइड करना, ठीक है। अल्फाबेटिकल से अगर हम समझें यानी A to Z, यानी ABCD, यानी इस ऑर्डर में हम ड्रग को क्लासिफाई करते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट एज इन डिक्शनरी। फॉर अरेंजिंग दिस ड्रग आइदर इंग्लिश और लैटिन नेम्स शुड बी टेकन। क्या कह रहा है कि जो क्रूड ड्रग्स होते हैं वो अरेंज किया जाता है, यानी रखा जाता है सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स की अगर हम बात करें तो क्या सीक्वेंस होता है अल्फाबेट्स का? ABCD ये होता है। तो उसी सीक्वेंस में यानी कि जितने भी ड्रग्स होंगे, जो ड्रग्स A से स्टार्ट होते होंगे उसको एक साइड रखेंगे, जो ड्रग्स B से स्टार्ट होते होंगे उसको एक साइड रखेंगे, जो ड्रग्स C से स्टार्ट होते होंगे उसको हम एक साइड रखेंगे। यानी यही चीज जो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो आपने डिक्शनरी देखा होगा, तो डिक्शनरी में जो उसमें वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किए होते हैं। जैसे A के वर्ड्स जो होंगे A के साइड में होंगे, B के अलग होंगे, C के अलग होंगे, ठीक है। तो अगर हमें कोई वर्ड्स, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कैट है, कैट मतलब बिल्ली होती है, तो अगर हमें डिक्शनरी में सर्च करना होता है कि कैट मतलब क्या होता है, तो हम डायरेक्ट C वाले ऑर्डर में जाते हैं और उसका मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा है, लेकिन जब हम क्रूड ड्रग्स की बात करते हैं तो बेटा आप यहां देखो कि फॉर अरेंजिंग दीज ड्रग आइदर इंग्लिश और लैटिन नेम शुड बी टेकन। मतलब इसमें क्या होगा, या तो इंग्लिश वर्ड में उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे या फिर लैटिन नेम्स में उसको हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, दिस क्लासिफिकेशन इज फॉलोड इन द फॉलोइंग ऑफिशियल बुक्स। यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है कुछ ऑफिशियल बुक्स में फॉलो की जाती है। जैसे मैंने बात करी कि डिक्शनरी में A to Z के बेसिस पे इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, तो वो कौन कौन सी बुक्स होती हैं। पहला हमारा देखते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया, वैसे ही इन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, और द लास्ट वन इज द इंडियन हर्बल फार्माकोपिया। ये क्या है, ये हमारे रेफरेंस बुक होते हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड बुक होते हैं फार्माकोपिया, जो आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा, है ना। तो उसी फार्मास्यूटिक्स में जो हमारे क्रूड ड्रग्स, फार्माकोपियास में जो हमारे क्रूड ड्रग्स हैं किस बेसिस पे क्लासिफाई किए होते हैं। अगर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है तो आपको इनका फार्माकोपियास में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इनके हम बात करते हैं मेरिट्स के बारे में, यानी मेरिट्स का मतलब कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इसका यूज क्या क्या होता है। जैसे हम क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या क्या हमें हेल्प कर सकता है, मेरिट्स का ये मतलब होता है, ठीक है। इजी टू फाइंड द क्रूड ड्रग, कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए कोई आपका क्रूड ड्रग है और वो उसकी स्टार्टिंग लेटर आपका D है, तो आप क्या करेंगे कि आप A, B और C में ना जाकर के आप डायरेक्ट D पेज पर जाएंगे, जहां से D वाले ड्रग्स की एंट्री स्टार्ट हो रही है। आप वहां पे उस ड्रग को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि इजी टू फाइंड द क्रूड ड्रग। अब वैसे ही अगर मैं बात करूं कि कोई ड्रग ऐसा है जो Z से स्टार्ट हो रहा है, या कोई ड्रग ऐसा है जो F से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। A से ही मतलब कि आपको पेज नंबर 1 पे मिल जाएगा, लेकिन इन बिटवीन आप A to Z में F से कोई ड्रग स्टार्ट हो रहा है तो आप डायरेक्ट F पे आप स्किप कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है सबसे पुराना, ओल्डेस्ट यानी बहुत, ये सबसे पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम है और इसको बहुत पहले से यूज किया जा रहा है। डीमेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स का मतलब डिसएडवांटेज, इसके मतलब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या ये हमें किस तरीके से यूजफुल नहीं हो सकता, हम ये देखते हैं। दिस सिस्टम डज नॉट हेल्प इन डिस्टिंग्विश द ड्रग्स फ्रॉम प्लांट, एनिमल और मिनरल ओरिजिन। जब हम क्रूड ड्रग्स को A to Z जब हम क्रूड ड्रग्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लासीफाई करते हैं तो हमें इससे ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है कि वो ड्रग प्लांट से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है या फिर मिनरल ओरिजिन से मिल रहा है। कहने का मतलब हम इसमें उस ड्रग के नेचुरल सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते हैं। है वो क्रूड ड्रग, हमें इतना पता है कि वो नेचुरल सोर्स से मिला है, लेकिन अगर हम बात करें कि वो कौन से सोर्स से है, प्लांट से है, एनिमल से है, मिनरल से है, अगर इसकी इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम से हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। दूसरा क्या कह रहा है पॉइंट, डज नॉट इंडिकेट वेदर दे आर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड।
ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये हमें ये भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है कि ये ड्रग ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है। कहने का मतलब ये है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब ड्रग को क्लासिफाई करते हैं तो हमें इसके वजह से ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में या फिर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की, तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये क्या होते हैं, इनके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो मैं एक लाइन में आपको समझा दूं, तो जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है वो किसी भी प्लांट का पार्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी प्लांट है, उसका लीव इस्तेमाल कर रहे हैं, लीव मतलब उसके पत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गया। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या हो गया, ये प्लांट में या फिर जो भी नेचुरल सोर्सेज के जो क्रूड ड्रग्स होते हैं या जो भी होते हैं, उसमें कुछ नेचुरल प्रोसेस होती हैं। प्लांट का एग्जांपल लेके चलें तो उसमें नेचुरल प्रोसेस होती हैं, उस नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो सिक्रीशन होता है या जो उसका एक्सट्रैक्ट होता है, यानी उसका जो प्रोडक्ट होता है ना, वो हमारा होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और इनका जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं उनका सेलुलर स्ट्रक्चर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द थेरापेटिक यूज और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ क्रूड ड्रग। क्या कह रहा है कि थेरापेटिक यूज के बारे में और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लासिफिकेशन में जो भी क्रूड ड्रग को क्लासिफाई की जा रही है वो हमें किसी भी तरीके का उसका जो भी थेरापेटिक यूज़ है या जो भी उसका फार्माकोलॉजिकल यूज़ है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। अगर हम बात करें थेरापेटिक यूज़ या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि वो बॉडी पे किस तरीके से काम कर रहा है या फिर उसका मोड ऑफ मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरीके से बॉडी पे एक्ट कर रहा है। थेरापेटिक यूज़ की अगर हम बात करें तो थेरापेटिक यूज़ का मतलब ये होता है कि उसके क्या क्या एप्लीकेशन है बॉडी के लिए या फिर किसी डिजीज के लिए, कहां कहां उसका इस्तेमाल हो सकता है, कौन कौन सी बीमारी को ट्रीट करने के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या कहता है? In this type of classification, drugs are arranged on the basis of their taxonomical profile as mentioned in taxonomy of plant. It shows the phylum, class, subclass, order, family, genus and species of crude drug. क्या मतलब हुआ इस लाइन का? ये लाइन या इस डेफिनेशन का ये मतलब हुआ कि जो इसमें क्रूड ड्रग को क्लासीफाई की जाती है वो प्लांट के टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई की जाती है। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो टैक्सोनॉमी जो प्रॉपर्टीज होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या क्या कंटेन्स करती हैं? फाइलम के बारे में, क्लास के बारे में, सब क्लास के बारे में, उसके ऑर्डर के बारे में, फैमिली के बारे में, जीनस एंड स्पीसीज के बारे में। क्रूड ड्रग्स के फाइलम के बारे में, क्लास के बारे में, सब क्लास के बारे में, फैमिली के बारे में, जीनस एंड उसके स्पीसीज के बारे में, यानी कि क्रूड ड्रग आपकी कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कौन सी जीनस से बिलोंग कर रहा है, कौन से क्लास का है, कौन से उसका क्या सब क्लास है ना। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इन्हीं के अकॉर्डिंग क्रूड ड्रग्स को इसमें क्लासीफाई की जाती है। यानी कि इन्हीं इंफॉर्मेशन को अगर हम एक टर्म दे तो टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट कहते हैं। यानी टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो हम क्रूड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन करते हैं वो किसके अंडर में करते हैं? टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंडर में करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेलाडोना ले लीजिए। बेलाडोना क्या है? सोलानेसी फैमिली का है, तो इसको हम लोग सोलानेसी फैमिली से रिलेटेड जितने भी ड्रग्स होंगे वो इस क्लासिफिकेशन में ऐड हो जाएंगे। यानी कि बेलाडोना का क्लास हमारा क्या है, फैमिली क्या है? सोलानेसी। वैसे ही और सारी भी क्रूड ड्रग्स है जिनकी सोलानेसी फैमिली होती है, तो उस फैमिली के अंडर यानी उस कैटेगरी के अंदर वो सारे ड्रग्स को हम लोग एक साथ क्लासीफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स मतलब एडवांटेज। क्या बोल रहा है ये? इट गिव्स द इंफॉर्मेशन regarding the evolution of crude drug and its similar and dissimilar species and varieties। ये क्या कह रहा है कि इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके रिगार्डिंग? इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग का मतलब डेवलपमेंट ऑफ क्रूड ड्रग, वो कैसे कैसे डेवलप हुआ है। ठीक है, और क्या साथ ही साथ क्या बोल रहा है? सिमिलर एंड डिसिमिलर स्पेसीज एंड वैरायटीज। जैसा मैंने बोला कि ये बेलाडोना है,
इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? एट्रोपिन है। और ये कौन सी फैमिली का है? सोलानेसी का है। तो मैंने ये बताया कि सोलानेसी से फैमिली के अंदर जितनी भी ड्रग्स आती हैं ना, वो हम इसी कैटेगरी में उस ड्रग को रख देते हैं या क्लासिफाई कर देते हैं। तो ये इससे क्या मालूम चलता है कि बेलाडोना जो है सोलानेसी फैमिली का है, तो वैसी बहुत सारी ड्रग होंगी जो सोलानेसी फैमिली की होंगी। यानी कि इस बेलाडोना से सिमिलर एक्टिविटी वाले या सिमिलर जो ड्रग होंगे वो आपको इस फैमिली में मिल जाएंगे। यानी इस फैमिली से सिमिलर सारी ड्रग की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो वो यही बोल रहा है कि इट्स सिमिलर एंड डिसिमिलर स्पेसीज एंड वैरायटीज, यानी इंफॉर्मेशन देता है इसकी सिमिलर ड्रग्स के बारे में और उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के बारे में। ठीक है। डिमेरिट्स क्या कह रहा है? दिस सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, मतलब ये जो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पाता है। किसके किसके बारे में? ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज के बारे में, थेरापेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में। तो क्या कह रहा है कि ये जो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है किसके बारे में? ऑर्गेनाइज्ड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में। अभी मैंने बताया आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के मतलब ये होता है कि उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम जिंजर ले लें, है ना, जिंजर मतलब अदरक ले लें, और उसकी फिजिकल बनावट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज के बारे में मैंने बताया कि वो बॉडी पे कैसे एक्ट करता है या किस लिए उसकी इस्तेमाल की जाती है, ये सारी चीजें भी इंफॉर्मेशन देने में वो असमर्थ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? थेरापेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि ये सिस्टम जो है थेरापेटिक यूज के बारे में भी नहीं बता पाता है कि ये कौन कौन सी डिजीज के लिए यूज की जाती है या कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है या यूज है। और लास्ट वन इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी इसमें कोई भी ड्रग है, फॉर एग्जांपल बेलाडोना की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी केमिकल प्रेजेंट होती है, इसके बारे में भी हमें आंसर नहीं मिल पाता है। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मॉर्फोलॉजी को पहले समझ लेते कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी क्रूड ड्रग का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे उसका ऑर्डर क्या है, उसका शेप क्या है, उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है ना, कौन सा प्लांट का पार्ट इस्तेमाल किया जा रहा है उस क्रूड ड्रग का। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किस में आती हैं? मॉर्फोलॉजिकल। उसको देख करके हम कौन कौन सी उसकी कैरेक्टर्स को हम पहचान पा रहे हैं, उसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है। तो क्या बोलता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स, रूट, फ्लावर, एक्सट्रैक्ट एंड गम्स etc। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल में हम लोग जो क्रूड ड्रग्स है उसको वो प्लांट के पार्ट के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है पार्ट ऑफ द प्लांट और उससे रिलेटेड ड्रग्स। जैसे अगर हम बात करें फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स क्या, फ्लावर्स में क्लोव हो गया, रोज हो गया, सैफ्रॉन हो गया। वैसे ही अगर लीव्स की बात करें तो लीव्स के लिए हमारा कोका हो गया, डिजिटेलिस है हो गया, अर्सेना हो गया। और फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में हमारा क्या आता है? बेल आता है, लेमन आता है, ऑरेंज आता है। ठीक है। ये क्या है हमारे? ये सारे हमारे क्रूड ड्रग्स हैं। ठीक है। लेकिन ये कौन कौन से पार्ट से मिलते हैं? क्लोव हमारा फ्लावर से मिलता है, फ्लावर होता है, कोका हमारा लीव होता है, कोका का लीव इस्तेमाल की जाती है, बेल भी हमारा फ्रूट होता है। यानी कि वो कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट इस्तेमाल की जा रही है, इस चीज का हमें इंफॉर्मेशन इससे मिल पाता है और इसी बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके मेरिट्स के बारे में, मेरिट्स के बारे में अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज मोर कन्वीनियंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब इसको ज्यादा कन्वीनियंट माना जाता है एज कंपेयर टू अदर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ऑल्दो केमिकल नेचर ऑफ ड्रग इज नॉट नोन, ड्रग कैन बी स्टडीड फॉर फार्माकोग्नोस्टिक कैरेक्टर्स।
ये इसका पॉइंट का मतलब है कि ऑल्दो केमिकल नेचर ऑफ ड्रग इज नॉट नोन, मतलब इस क्लासिफिकेशन में हमें उस ड्रग के केमिकल नेचर के बारे में नहीं पता चल पाता है, ड्रग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में नहीं पता चल पाता है, लेकिन फिर भी ड्रग कैन बी स्टडीड फॉर फार्माकोग्नोस्टिक करेक्टर्स। फार्माकोग्नोस्टिक करेक्टर का मतलब जैसे हमने बताया था कि किसी भी फर्स्ट वीडियो में कि किसी भी क्रूड ड्रग की स्टडी करने के लिए हमारा नॉर्मल पैरामीटर्स क्या होता है, जैसे उसके कॉमन नेम के बारे में, उसका बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में, उसके फैमिली के बारे में, उसके जियोग्राफिकल सोर्स के बारे में, उसके मॉर्फोलॉजिकल के बारे में, है ना, ये सारी जो होती हैं फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी में सारी कंपाइल करती हैं। तो जैसा कि ये पॉइंट हमें कह रहा है कि हमें केमिकल नेचर के बारे में नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हम फार्माकोग्नोस्टिक कैरेक्टर्स की स्टडी कर पाते। कैसे? क्योंकि हमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पता होती है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमें उसकी पता होती है, जैसे उसका ऑर्डर क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, टेक्सचर क्या है। तो इन सब की चीज़ों का भी हम लोग आइडेंटिफिकेशन करके फार्माकोग्नोस्टिक कैरेक्टर्स का स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द एडल्ट्रेंट्स यूज्ड, यानी कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्रूड ड्रग में अगर कोई एडल्ट्रेंट यूज किया गया है, यानी एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेंट्स के बारे में भी मैंने बताया था कि एडल्ट्रेंट्स एक सब्सटेंस होता है जो कि एडल्ट्रेशन प्रोसेस में यूज की जाती है। एडल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है? मिलावट करना, है ना, मिलावट करना, यानी कि किसी भी ड्रग का क्वालिटी को गिराना या कम करना। या अब जो ये एडल्ट्रेंट्स होता है वो सिमिलर होता है ड्रग से, लेकिन जो क्वालिटी होगी इनकी वो क्रूड ड्रग से वो कम होगी। ठीक है, तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें हमें एडल्ट्रेंट्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प मिलता है। अब हम बात करें डिमेरिट्स के बारे में, तो क्या बोल रहा है? दिस क्लासिफिकेशन डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज, थेरापेटिक प्रॉपर्टीज, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मिनरल ड्रग्स आर एक्सक्लूडेड इन दिस क्लासिफिकेशन। पहले देखते हैं कि ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है किनके बारे में? फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज के बारे में, थेरापेटिक एक्टिविटीज के बारे में और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। हमने फार्माकोलॉजिकल, थेरापेटिक, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो ये जो होता है क्लासिफिकेशन, इसमें हमें इन तीनों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? मिनरल्स ड्रग्स आर एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब होता है कि इसमें शामिल ही नहीं होता, इनके अलावा। एक्सक्लूड मतलब उनको बाहर निकाल दिया। मिनरल्स ड्रग आर एक्सक्लूडेड इन दिस क्लासिफिकेशन, यानी मिनरल्स ड्रग का क्लासिफिकेशन इस सिस्टम में नहीं की जा सकती है। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एनिमल एंड मिनरल ड्रग्स आर डिफिकल्ट टू क्लासीफाई बाय दिस मेथड, यानी कि वह क्रूड ड्रग जो हमें मिनरल सोर्स से मिल रहा है या फिर एनिमल सोर्स से मिल रहा है, उन क्रूड ड्रग्स का इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या कहता है? दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज थेरापेटिक क्लासिफिकेशन। अभी हमने डिस्कस किया था फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में और थेरापेटिक एक्टिविटी के बारे में। तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब कहने का ये है कि वो किस तरीके से कार्य कर रहा है बॉडी में, मोड ऑफ एक्शन क्या है उसका, ठीक है। और उसके बाद थेरापेटिक एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ किस किस लिए इस्तेमाल होता है, उसकी ये फार्माकोलॉजिकल यूज़ क्या है ना, किस किस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज थेरापेटिक क्लासिफिकेशन एंड बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड थेरापेटिक एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? देयरफॉर द ड्रग्स सिमिलर इन देयर एक्शन आर प्लेस्ड टुगेदर। कहने का मतलब यह है कि कोई कोई ड्रग्स ऐसी होती हैं जो सेम एक्शन रखते हैं बॉडी पर, ठीक है। तो उन ड्रग्स को भी इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक साथ रखा जा सकता है। क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं? This system is beneficial for the population because it gives information regarding the therapeutic use.
ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है बहुत यूज़फुल होता है। क्यों यूज़फुल होता है? ये हमें डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कोई भी ड्रग है, मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, तो हमें इस सिस्टम के अकॉर्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो जो ड्रग्स एक्टिंग हैं या कार्य करती हैं, उस यानी ड्रग्स एक्टिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन इस सिस्टम से मिल जाएंगे। कोई ड्रग कैंसर का है तो एंटी कैंसरस कैटेगरी में चले जाएंगे, वहां से एंटी कैंसरस ड्रग हमें मिल जाएगी। अगर किसी को वोमिटिंग की प्रॉब्लम आ रही है और हमें इमेटिक्स के बारे में जानना है कि कौन कौन सी ड्रग होती हैं जो इमेटिक्स के अंदर आती है। इमेटिक्स का मतलब एंटी इमेटिक्स का मतलब जो होता है हमारा, जो वोमिटिंग को रोकता है, ठीक है। तो वो सारी हमें इंफॉर्मेशन इससे मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ड्यू टू द नॉलेज ऑफ दिस सिस्टम of classification, appropriate drug can be used at right time। अगर हमें इस सिस्टम का नॉलेज रहेगा तो अप्रोप्रिएट ड्रग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को नीड है कि उसको इमेटिक्स ही देना है, तो हमें इमेटिक्स के बारे में तुरंत हम उस कैटेगरी में चले जाएंगे और इमेटिक्स ड्रग को मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं कि इमेटिक्स में कौन कौन सी क्रूड ड्रग का इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिमेरिट्स। डिमेरिट्स क्या कहता है, यानी डिसएडवांटेज का क्या क्या है? दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड पार्ट्स यूज्ड फॉर ड्रग। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता है किसके बारे में? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कौन से उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है और कौन सा ड्रग का पार्ट इस्तेमाल हो रहा है, यानी क्रूड ड्रग का प्लांट का कौन सा पार्ट इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है और ना ही उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रग ऑल टुगेदर सो डिफरेंट एक्शन ऑन बॉडी मे बी क्लासिफाइड इन मोर देन वन ग्रुप। यानी वह ड्रग जिसका बॉडी पे डिफरेंट ऑर्गन्स पे एक्शन अगर है तो उसको हम लोग एक से अधिक ग्रुप में भी रख सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर हम बात करें सिनकोना की, तो सिनकोना क्या है? सिनकोना हम लोग एंटी मलेरियल की ड्रग में एज अ एंटी मलेरिया ड्रग भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ उसमें एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टीज भी होती है, ठीक है। अगर जो एंड सिनकोना में हमारा क्यूनिन प्रेजेंट होता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एंटी मलेरियल के लिए, मलेरियल एक्टिविटी के रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसी में हमारा जो है क्विनिडिन भी प्रेजेंट होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एंटी एरिथमिक एक्शन के लिए, यानी कि हार्ट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यानी कि एक ही ड्रग है जिसके दो डिफरेंट एक्शन है और उसको एक ही साथ प्लेस किया जाता है, तो इसमें क्या क्रिएट हो सकता है? कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ चीफ थेरापेटिक फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरापेटिक एक्शन, ठीक है। केमिकल के नाम, केमिकल क्लासिफिकेशन में हम इससे ही समझ जाते हैं केमिकल, ठीक है। केमिकल यानी कि क्रूड ड्रग है हमारा, उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है या जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल जो वर्ड है इसी से हम समझ जाते हैं कि क्रूड ड्रग में जो हमारा केमिकल मिल रहा है। जैसे अभी हमने सिनकोना की बात करी, उसमें क्यूनिन पाया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एंटी मलेरियल के लिए, यानी कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए वो इस्तेमाल की जा रही है। यानी कि जो क्यूनिन है वो क्या है? वो केमिकल है जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी दे रही है एज अ एंटी मलेरियल। तो उसी बेसिस पे हम उसको क्या करेंगे? केमिकल के बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं कि इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ चीफ थेरापेटिक फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसमें जो जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए या फिर उनकी थेरापेटिक वैल्यू होती है, ठीक है, या और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरापेटिक एक्शन, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? क्रूड ड्रग्स में जो भी
क्लास होते हैं, केमिकल क्लास होते हैं, उसके अंडर में जो क्रूड ड्रग्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, क्या क्या नाम है उनका? एल्कलॉइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सेपोनिन्स होते हैं, टैनिन होते हैं, टर्पेनॉइड्स होते हैं, एंड लास्ट वन इज द वोलाटाइल ऑयल्स। अब इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में कि एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, सेपोनिन्स क्या होते हैं, टेनिन्स क्या होते हैं, ये इनकी सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इनके डेफिनेशन के बारे में, इनमें कौन कौन सी ड्रग आती है, उन सारे उनके कैरेक्टर्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो हम वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम अगर शॉर्ट टर्म में देखें कि एल्कलॉइड्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो सिनकोना हो गया, धतूरा हो गया, विनका हो गया, नक्स वोमिका हो गया। ग्लाइकोसाइड्स में देखें तो सेना आता है, एलोए आता है, डिजिटालिस आता है। तो इस तरीके से क्या है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप है क्रूड ड्रग्स का एल्कलॉइड, और उसमें कौन सी ड्रग आ रही है? सिनकोना आ रहा है, धतूरा आ रहा है, विनका आ रहा है, एपिकैक आ रहा है, नक्स वोमिका आ रहा है। तो इस बेसिस पे हम ड्रग्स को इसमें क्लासिफाई करते हैं केमिकल ग्रुप के अकॉर्डिंग पे। अगर अब हम इनकी बात करते हैं मेरिट और डीमेरिट के बारे में, तो मेरिट क्या कहता है इसका, यानी एडवांटेज क्या है इसका? इट इज ब्रॉडली एक्सेप्टेड एज द मोस्ट पॉपुलर अप्रोच फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। क्रूड ड्रग की जब हम स्टडी करते हैं और उसमें जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए या फिर थेरापेटिक एक्टिविटी के लिए, वो किससे वो उसकी स्टडी अगर हमें करना है, यानी कि फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी उसमें कौन कौन से, अगर कोई क्रूड ड्रग है उसमें कौन कौन से केमिकल पाई जाती है, उनका क्या क्या यूज़ है, वो कौन कौन से डिजीज में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कैसे वर्क करेगा बॉडी पे, वो सारी इंफॉर्मेशन अगर हमें एक लैंग्वेज में बोला जाए, एक वर्ड में बोला जाता है, तो उसको बोलेंगे फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। और ये जो होता है एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है एज मोस्ट पॉपुलर फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है? डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में क्या है? दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन फेल्स इन प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ ड्रग कंटेनिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल। क्या मतलब है कि अगर कोई ड्रग दो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंटेन करता है तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में उसको क्लासिफाई करने में हमें दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, या फेल ही हो जाता है वो एक तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सर्टेन ड्रग्स आर फाउंड टू कंटेन एल्कलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। सिनकोना, यानी सिनकोना एक ऐसा ड्रग है जिसमें दो केमिकल कैटेगरी पाई जाती है। पहला कैटेगरी क्या है? एल्कलॉइड्स है, दूसरा कैटेगरी क्या है? ग्लाइकोसाइड्स। तो ऐसे ड्रग्स का क्लासिफिकेशन इस सिस्टम में करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि ये एल्कलॉइड्स में भी रखे जा सकते हैं, ये ग्लाइकोसाइड में रखे जा सकते हैं, लेकिन जो कि अगर हम सिर्फ इसको अल्कलाइड में रखेंगे तो इसमें ग्लाइकोसाइड्स की भी प्रॉपर्टीज है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये फेल हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें नटमेग के बारे में तो उसमें फिक्स्ड ऑयल और वोलाटाइल ऑयल दोनों पाया जाता है, तो ये भी एक तरीके से फेलियर रेट है इसका। ठीक है, तो ये सारी क्या हो जाते हैं, इनके डिसएडवांटेज जाते हैं। यानी अगर एक ही क्रूड ड्रग में दो डिफरेंट केमिकल ग्रुप पाए जाते हैं तो उन केमिकल्स का, यानी उन क्रूड ड्रग्स का इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीमोटैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें दो चीजें मिली हुई हैं। कीमोटैक्सोनॉमिक, यानी कीमो मतलब केमिकल, टैक्सोनॉमी मतलब टैक्सोनॉमी, यानी इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्रूड ड्रग्स को हम लोग केमिकल एज वेल एज उसके टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। यानी कि इसमें क्रूड ड्रग के केमिकल नेचर और साथ ही साथ उसके टैक्सोनॉमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई करते हैं। यानी कि इसमें दोनों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टेटस एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी क्रूड ड्रग का जो टैक्सोनॉमिकल स्टेटस होगा
उसको भी इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, और साथ ही साथ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को भी इंपॉर्टेंस दिया जाएगा इस इस कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में। दूसरा पॉइंट क्या करा है, कीमोटैक्सोनॉमी एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट टैक्सोनॉमी एंड केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग, यानी कि ये हमें क्रूड ड्रग्स के टैक्सोनॉमी स्टेटस क्या होता है, टैक्सोनॉमी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि वो कौन से फैमिली से है, कौन उसका क्लास क्या है, उसका सब क्लास क्या है, उसकी जीनस क्या है, उस कौन सी स्पेसिस से वो बिलोंग करता है, और इसके साथ ही साथ हमें इसके केमिकल नेचर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे जब पढ़ते हैं तो, ठीक है। यानी कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्रूड ड्रग्स को उसके केमिकल नेचर के साथ साथ टैक्सोनॉमिकल नेचर के बिहाफ पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसके मेरिट्स के बारे में तो क्या कह रहा है, दिस क्लासिफिकेशन इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टेटस एंड द नेक्स्ट वन इज डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड। टैक्सोनॉमिकल स्टेटस को भी अंडरस्टैंड करने में ये क्लासिफिकेशन हेल्प करता है, और डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको भी वैल्यू दे रहे हैं कीमोटैक्सोनॉमिक में, यानी केमिकल डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड। बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब ये हो गया कि किसी भी क्रूड ड्रग में ऐसा कौन सा केमिकल है जो बॉडी पर एक्टिवली वर्क कर सकता है, यानी कौन सा केमिकल है, यानी ये वर्ड आ गया यहाँ पे कीमोटैक्सोनॉमिक। तो केमिकल के बारे में भी हमें इनसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ऐसा बायोएक्टिव कंपाउंड उसमें कौन सा होता है जो बॉडी पे हमारे वर्क करता है। अगर हम बात करें इसके डिमेरिट्स के बारे में तो दिस सिस्टम डज नॉट हेल्प इन डिस्टिंग्विश द ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, एनिमल और मिनरल ओरिजिन। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, अंतर बताना। मतलब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो सिस्टम है हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता कि यह क्रूड ड्रग जो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लासीफाई की गई है वो प्लांट से मिला है या फिर एनिमल से मिला है या फिर मिनरल सोर्स से मिला है, यानी कि उसके नेचुरल सोर्सेस के बारे में हमें ये क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन नहीं देता। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, डज नॉट इंडिकेट वेदर दे आर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो जाता है इस ऑर्गेनाइज्ड के बारे में बताने के लिए और अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन के बारे में बताने के लिए, ठीक है। थैंक यू। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 2 फार्माकोग्नोसी का क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी होगा तो आप कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको जरूर करूंगा। और जो हमने अभी आज डिस्कस किया है उसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस लिंक को आप क्लिक करें और वहां से डाउनलोड कर लें। थैंक यू।